हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैतव्य क्लासेस में। डेली के एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर का स्थूल पदार्थों के गुणों के बारे में वर्णन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें देखते हैं कि कई सारे एग्जाम से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मददगार साबित होगी। ये साइंस से रिलेटेड फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोग इलास्टिसिटी या फिर स्ट्रेस, सरफेस टेंशन, इनके बारे में हम लोग इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। और हम डेली के तरह जो ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है। जो वर्षा का बूंद पड़ता है, जो ड्रॉप ड्रॉप आप देखते हैं, ये जो होता है ऐसे करके गोलाकार बन जाता है। इस प्रकार से गोलाकार क्यों रहता है, ये इसके कारण क्या होता है। हम देखते हैं कि इसका जो पृष्ठीय तनाव क्षेत्रफल होता है, इसके कारण से, पृष्ठीय तनाव के कारण से इसका बूंद जो होता है गोल जैसा होता है, छितरता नहीं, यानी कि फैलता नहीं है। तो इसके आंसर को होगा, देखिए, द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब और गुरुत्व। तो क्या हो जाएगा आंसर, अभी जस्ट हम बता दिए आपको क्या हो जाएगा। इसका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। किसी भी जो आयतन होता है, दिया गया जो आयतन होता है, उसके अंतर्गत जो गोलाकार की आकृति का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये अलग अलग आकृति के पृष्ठ क्षेत्रफल से कम होता है। यानी कि अलग अलग आकृतियों से पृष्ठ क्षेत्रफल से ये कम होता है। और इसी पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ये जो होता है, इसका आकार क्या होता है कि गोल जैसा होता है। क्योंकि चारों तरफ से जो है ये जगह को घेरने का कोशिश करता है, कि चारों तरफ से आकर के उस जगह को घेर ले, जिसके कारण से ये क्या होता है, गोल हो जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या हो सकता है। जस्ट हम लोग पढ़े, वर्षा का बूंद क्या, वो भी तो एक तो पानी ही है। तो उसका क्या कारण होता है, पृष्ठ तनाव। किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा देखने को हमें मिलता है। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है। ये बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, या फिर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप खुद कमेंट में बताएं, कि कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं कि क्यों होती है। क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन हम लोग देखे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तब तक। 4 नंबर क्वेश्चन देखता है, द्रव बूंद कि संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है। कोई जो द्रव का बूंद होता है, ये क्या होता है, आसपास में जमा होकर के कोई छोटा सा क्षेत्रफल घेरता है, यानी छोटा एरिया लेता है। इसका कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, वाष्प दाब। इसका जो कारण होता है पृष्ठ तनाव होता है। हम लोग लगातार इस प्रकार का क्वेश्चन इसलिए डाले हैं ताकि आप 2 से 3 क्वेश्चन जब इसी प्रकार से आपको मिले, अलग अलग देख रहे हैं, पूछने का तरीका जो होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग पूछने का तरीका है यहाँ पे क्वेश्चंस, ताकि कि आपके कॉन्सेप्ट के तौर पे बैठ जाए आपके दिमाग में, कि हाँ, क्वेश्चन सीधा ना पूछ करके कुछ अलग तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, पृष्ठ तनाव होगा। चलिए 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया बल, घर्षण, दाब और तापमान। जो नैनो द्रव होता है, इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण क्या होता है कि घर्षण होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों। जो तेल होता है, जब हम लोग देखते हैं कि ये पानी, मान के चलिए पानी है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो होता है तेल, जो होता है, जो हम उस केरोसिन तेल या फिर कोई भी तेल देखते हैं, ये इसके ऊपर फैल जाता है, जब बल्कि डूबता नहीं है। फैलता क्यों है, क्यों फैलता है, आप रीजन जानते हैं। तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, तेल का तल तनाव पानी से कम है। कि ये क्या होता है कि जो तेल का जो पृष्ठीय तल होता है, ये पानी से कम होने के कारण, ये अपेक्षाकृत इसका कम घनत्व होता है, इसी के कारण ये पानी के ऊपर क्या होता है कि फैल जाता है, डूबता नहीं है बल्कि फैल जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। डी नंबर आंसर, तेल का तनाव पानी से कम होता है, इसलिए कारण ये तैरने लगता है। अगर ज़्यादा होगा तो तब ये क्या होगा कि डूब जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, क्यों तैरता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है। उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक होता है। गलत, अगर घनत्व तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। याद रखिएगा, घनत्व अगर ज़्यादा होगा पानी के घनत्व से तो डूब जाएगा। उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है,
सी भी देख लेते हैं, उसका घनत्व, तो पानी के घनत्व बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो आधा डूबा आधा ऊपर रहेगा ना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। चलिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जो साबुन का बुलबुला होता है, जैसे गोल गोल देखते हैं इस करके बुलबुला बन जाता है, इसके अंदर का दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या फिर वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो साबुन का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से ये अधिक होता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि जब ये फटता है तो चारों तरफ छितर जाता है, अगर कम होगा तो वो आराम से क्या होगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। जैसे ही फटेगा ये चारों तरफ क्या होता है, फेंका जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्योंकि इसके घोल में जो होता है, जल में साबुन का घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। अगर जल के अंदर साबुन घुलता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, अपने आप में कम हो जाता है और बुलबुला के अंदर एक दाब बन जाता है जो कि बाहर आने के लिए तड़फड़ करता है। इसलिए बाहर ये दाब क्या होता है कि ज़्यादा होता है, इसलिए ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो सीरीज है आपके लिए, ये आपको कई अलग अलग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि ये जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी पीसीएस एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूपी पीसीएस, आरएएस का एग्ज़ाम जो होता है, फिर यूपीएससी, बीपीएससी, इन सभी एग्जामों के क्वेश्चंस को उठा करके ये बनाया गया सीरीज है। आप अगर इन्हें करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। अभी जो मिट्टी के तेल का पानी वाला आप देखें, 8 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये आपको लगभग 1995 और 2014 में यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है 2014 में पूछा गया था और 1995 में भी ये यूपी पीसीएस में पूछा गया। इसलिए आपको बिहार के एग्जाम के साथ साथ उत्तर प्रदेश का हो, आप तो जानते हैं साइंस है, किसी भी स्टेट का साइंस तो अलग होता नहीं है, तो इसलिए ये आपको सभी एग्जाम्स में मदद करेगा। साथ साथ सीटेट वाले और डीएलएड वाले, सीटेट और डीएलएड, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। आप उन लोगों को भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, और साथ साथ जो भी बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी बिहार में जो बीपीएससी टीचर का वैकेंसी आया हुआ है, इनका एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो ये एक तरीके से समझिए रामबाण की जैसे काम करेगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व आप लोग समझते हैं, केशिकत्व क्या होता है कि आप जैसे कि कपड़ा को अगर पानी में डुबोते हैं तो कपड़ा देखिएगा धीरे धीरे कपड़ा का ये जो ठोप है, इसी के कारण से ये पूरा भाग इसका गीला होने लगता है। जैसे उसी प्रकार से जो हम लोग मिट्टी का दिया जो है, दिया में जो मोमबत्ती का जो अथी होता है, लोह, डिबिया, डिबिया जानते होंगे, बचपन में हम लोग जो पढ़ते थे, हम लोग तो यूज किए हैं, अभी भी घर में रखा, जो सीसी कैसे करके बना हुआ होता था, ऊपर ढक्कन रहता था, इसी पे पलीता निकला रहता, इधर इधर नीचे डूबा होता था। तो ये जो जलता है ये किस सिद्धांत पे जलता है, ये केशिकत्व के सिद्धांत से ही ये जलता है। इस पे जो यहाँ से तेल है ये ऊपर की ओर चढ़ता है केशिकत्व के सिद्धांत के कारण। वही पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं होता, कई और भी कारण हो सकता है। ऑप्शन है आपको स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, या फिर पौधे की जड़ों से जल का इसके संपूर्ण की ओर बढ़ना। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें सिर्फ एक कारण नहीं होता है, कई और भी कारण होता है। क्योंकि जो होता है कि पौधा में जो होता है, इसके पौधा में क्या केशिकत्व के साथ साथ अतिरिक्त प्रसंवेदन, संसर्जन आदि अलग अलग क्रियाओं के कारण से ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन की बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है। किरोसिन का बत्ती में जो ऊपर तेल चढ़ता है उसका कारण क्या होता है, परासरण होता है, विसरण होता है, पृष्ठतना होता है, जीव द्रव्य का संकुचन होता है। इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, इसका जो रीजन होता है, कोई भी बत्ती वाला जो स्टोव होता है इसके अंदर जो किरोसिन ऊपर चढ़ रहा है, इस रीजन जो यही है कि इसका जो पृष्ठतना होता है ये पृष्ठतनाव के कारण ऊपर चढ़ता है, और इसी पृष्ठतनाव के कारण केशिकत्व क्रिया उत्पन्न होती है। जब केशिकत्व क्रिया उत्पन्न होगी तो तेल कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, पृष्ठतनाव। एक केशनली
में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। जल की अपेक्षा जो होता है उसके अलावा कोई दूसरा तरल जो है कोई ज़्यादा जल्दी से देखते हैं ऊपर चढ़ जाता है। तो इसका क्या कारण होता है? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा जल्दी से चढ़ेगा, जिसका पृष्ठ तनाव कम रहेगा वो कम तेजी से ऊपर चढ़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जो होता है जल से ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल से जल्दी ऊपर चढ़ जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगी, जब कोई झील है, झील से क्या होता है, वायु का बुलबुला ऊपर तक आ जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत यानी कि सेम बना रहेगा, चपटा होकर तस्तरी नुमा जैसन हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा कि बुलबुला का आकार बढ़ जाएगा। बुलबुला का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। अब जो आकार बढ़ने लगता है इसका रीजन क्या होता है? मान चलिए ये बुलबुला क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। जब ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा? जो ऊपर से बल लग रहा है कि बल कम लग रहा है तो ऊपर जाते जाएगा। ये अभी वर्तमान में नीचे है तो बल इस पे ज़्यादा लग रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा बल इस पे कम कार्य करना चालू कर देगा, यानी कि कम बल लगेगा। जैसे कम बल लगेगा तो ये बड़ा होता जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाए इसी रीजन से ये बढ़ने लगता है। तो याद रखिएगा रीजन क्या होता है कि बल का कम लगना इसका रीजन होता है। बल जब कम लगने लगेगा तो आकार बढ़ जाएगा। वही अगर ये यहाँ से नीचे जाएगा तो बल क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। नीचे जाने से बल ज़्यादा लगेगा और आकार इसका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव की श्यानता हो जाए। किसी भी चीज़ पे हम ताप बढ़ाते हैं, कोई जो ये लो लिए, मान चलिए यहाँ पे गैस स्टोव से हम लोग आग लगा दिए, इस पे हम ताप दे रहे हैं लगातार। इसके अंदर जो द्रव है इसकी जो श्यानता है क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी, या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, यानी द्रव का प्रकृति के अनुसार। इसका जो होगा ये श्यानता कम होते जाएगा। श्यानता क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म दिया जाएगा उसमें श्यानता कम होती जाएगी, क्योंकि गर्म होने से अलग अलग अणुओं का क्या होगा? दोनों एक दूसरे से बिछड़ा होगा, टूट के अलग होगा, और जैसे जैसे अलग होगा श्यानता घटता जाएगा, तो बढ़ेगा बिल्कुल ही नहीं। समझ में आ गया होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर, सॉरी बी नंबर, हाँ बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। बी नंबर आंसर इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला आंसर क्वेश्चन क्या है। कितना नंबर था? 13। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, इनमें से सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होता है? जल में, वायु में, खून में, शहद में। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा श्यानता यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है शहद का होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता कौन होगा? श्यानता कौन होगा? शहद। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। यहीं पे अगर अलग अलग चीज़ों पे देखें, अलग अलग तापमान पे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है। वहीं जल का देख लिए, जल का लगभग अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये 20 या 100 इसका कुछ हो सकता है, सॉरी 20 से अगर 100 डिग्री के बीच में सेल्सियस का तापमान है तो जल की श्यानता 20 डिग्री पे 1.0 श्यानता होगा, MPI इसको बोला जाता है। वहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे 0.3 श्यानता होगा। वहीं अगर खून देख ले, ब्लड देख ले, तो इसकी श्यानता 37 डिग्री सेल्सियस पे 2.7, खून की श्यानता 37 डिग्री पे 2.7 हो जाता है। 37 पे कितना? 2.7। वहीं शहद का देख ले, अगर 0 डिग्री रहता है तो उस समय भी शहद का श्यानता कितना होता है? 200 डिग्री होता है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है। हवाई जहाज़ पे जब हम लोग यात्रा करते हैं पेन से स्याही निकलने लगता है। जो एक पेन है इससे जो होता है स्याही का बाहर आने क्या करता है? जब हवाई जहाज ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर से और क्या होता है? दाब कम होने लगता है। जैसे ही दाब इस पर कम लगता है तो बाहर जब दाब कम होता है तो अंदर से जो स्याही होता है वो प्रेशर बना के बाहर निकलना चालू कर देता है। जैसे बाहर निकलता है, यही कारण है। वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही की आकृति में वृद्धि कारण नहीं, अत्यधिक भार कारण, वायु दाब की कमी कारण। क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। वायु दाब की कमी के कारण ऐसा होता है। ऊंचाई पे जाने पर दाब कम होगा और जैसे दाब कम होगा तो स्याही बाहर आएगा। 16 नंबर, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। जो ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज किया जाता है वो किस प्रकार से काम करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल। ये जो होता है पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। पास्कल का नियम कहता है क्या है? पास्कल का नियम कहता है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नग्न माना जाए, यानी जो गुरुत्व जो होता है उसको नग्न माना, जीरो मान लिया जाए, तो कोई भी संतुलन की अवस्था में
संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब होगा। अगर गुरुत्व को 0 मान लिया जाए तो कोई भी चीज़ जो द्रव होगा उसके अंदर का जो भीतर है उसके प्रत्येक स्थान पर दाब जो होता है एक समान होता है। इसी कारण इसे पास्कल का नियम कहते हैं। जैसे कि पास्कल का नियम पर, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया आपका, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो भी इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, बैरोमीटर पठन अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होगी? जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर इसमें इंगित क्या रहता है? ये इसका पाठ्यक्रम अचानक नीचे सुई नीचे आने लगे तो क्या कारण हो सकता है? तूफान या मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। तूफान का जो अचानक से बैरोमीटर क्यों जाना था? मौसमी परिघटना को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु दाब को मापता है ये। वायु दाब मापी यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। तूफानी मौसम, अगर तूफानी मौसम होगा तो अचानक से ये क्या होता है? इसका तापक्रम अचानक से नीचे आना चालू हो जाता है। इसलिए क्या होगा? तूफानी मौसम। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? कौन से पेट्रोलियम से निर्मित किया जाता है? इसमें पेट्रोल, चारकोल, कोयला, एल्फाल्ट। पेट्रोलियम परिष्कृत क्या होता है कि इसके प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोगों में के लिए इसका अलग अलग उत्पाद प्राप्त किया जाता है। यानी कि प्रभाजी आसवन के प्रयोग करके अलग अलग तरीकों से इसे प्राप्त किया जाता है। यही प्रक्रिया परिष्करण कहलाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। और एल्फाल्टा जो है पेट्रोलियम का सबसे अच्छा परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। पेट्रोलियम का जब परिशोधन करते हैं तब क्या होता है? उत्पन्न होता है एल्फाल्टा उत्पन्न होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, कोई जो झील होता है, झील का ऊपर का सतह का जो पानी होता है ये बर्फ बदल जाता है, जबकि अंदर का सतह का पानी क्या रहता है? द्रव में ही रहता है। इसका क्या रीजन होता है? वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऊपर का चीज़ बर्फ बन जाता है, फिर भी नीचे के अंदर जो जंतु है जैसे कि मछली जो पाया जाता है ठंडे प्रदेशों में वो जिंदा रहता है। उसका रीजन क्या है? वो कैसे जिंदा रहता है? तो वे बर्फ के अंदर सांस ले सकता है, ऑप्शन है। फिर बी कहता है झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। या फिर ए बी सी में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होगा और घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका जो आंसर देखते हैं सी नंबर होगा। एकदम इसको नोट कर लीजिए। 4 डिग्री से अगर पूछा जाए जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने का अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर, अगर वस्तु की कोई भी चीज़ का वस्तु है उसका मात्रा को बदल दिया जाए तो क्या इसमें जो अपरिवर्तित रहेगा? इसमें से क्या रीजन हो सकता है? पहला आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। याद रखिएगा किसी भी चीज़ में कितना भी बदला जाए घनत्व कभी बदलता नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर होगा डी नंबर, घनत्व कभी भी नहीं बदलेगा। आपसे कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऊपर वाला क्वेश्चन के तहत अनुसार से कि कोई मछली है वो बर्फ एरिया में जो है नीचे पानी के अंदर बर्फ के नीचे वो जीवित रह पाता है। ऐसा रीजन क्यों होता है? क्योंकि आप सीधा देख सकते हैं वहाँ पे भी झील के अंदर पानी जो है जमता ही नहीं है, तो बर्फ तो सांस तो आराम से ले सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होता है? O2। जल में क्या होता है? H2 होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O में वो देखिए ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसी ऑक्सीजन को मछली क्या होता है? अपने गल्फर से लेता है और गल्फर से गिल्स से इसको छान करके इससे ऑक्सीजन निकाल के बाकी पानी को बाहर कर देता है, यानी हाइड्रोजन को बाहर कर देता है H2 को। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। अभी बस जस्ट यही क्वेश्चन पर है। पानी का सर्वाधिक घनत्व किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का सर्वाधिक घनत्व एवं 4 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी का न्यूनतम आयतन होता है, सबसे कम आयतन होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? अभी जस्ट हम लोग पढ़े, इसको कमेंट में बताइए। कुछ क्वेश्चन आप भी बताइए। अभी जस्ट हम लोग देखें कि क्यों होता है सबसे कम, अधिकतम क्यों होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व कब होता है? 343 डिग्री केल्विन, 277 केल्विन,
273 केल्विन, 269 केल्विन। याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस बराबर कितना, 273 केल्विन। और हम आपको कितने बताएं पानी का कितना हो सकता है, पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पे 273 प्लस 4 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 273 प्लस 4 जोड़ दिए कितना, 277 केल्विन आ गया। सिंपल आंसर इसका, इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक लोहे की कील है, वह पारे पर क्यों तैरता है, तो इसका रीजन क्या होता है, जबकि वह पानी में डूब जाता है। कोई लोहा का कील है, ठीक है, इसको पानी में डालने से डूब जाता है, लेकिन पारा में डालने से ये नहीं डूबता। इसका रीजन क्या होता है, ऑप्शन है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ये बिल्कुल सही है, पानी से अधिक होने के कारण डूब जाता है, लेकिन पारा से क्या है, ये कम है, इसलिए ये पारे में डूबता नहीं है। अगर घनत्व कम रहेगा तो डूबेगा नहीं, घनत्व ज़्यादा रहेगा तो डूब जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचा जाता है तो महसूस होता है कि बाल्टी, जब कोई भी कुआं से पानी हम लोग ऊपर खींचते हैं तो हम क्या महसूस होता है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, पानी से बाहर आकर स्थिरता को बैठी, और पानी से बाहर द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। तो इसका जो आंसर, कोई द्रव्यमान में वृद्धि नहीं होगा, पानी की सतह से जब ऊपर आता है तो ये क्या होता है, भारी हो जाता है। पानी की सतह से ऊपर आने पर क्या होता है, सॉरी ऑप्शन नहीं दिखे, तो अब ऑप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ से। इसका जो आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा। ए नंबर आंसर क्यों होता है, ये जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण, प्लवन के सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज का जो प्लवन का सिद्धांत है उसके अनुसार जो होता है, किसी भी वस्तु का पानी का भार जो होता है, कोई भी वस्तु है उसका पानी का जो भार होगा, आपको बता दे, कोई भी वस्तु है उसका पानी का जो भार होगा, पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। जैसे कि ये पानी हो गया, इधर से कुआं बना हुआ, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक बाल्टीन लेकर के यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, इसमें पानी भर गया, जब तक इस बराबर नहीं आ जाता तब तक ये हल्का महसूस होगा। जैसे ये यहाँ पे आएगा, ये बाल्टीन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तब ये क्या होगा, धीरे धीरे हमको भारी महसूस होने लगता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब ये पानी के अंदर रहेगा तो कम होगा, और पानी की सतह पे जब आएगा तो ये भारी प्रतीत होगा। क्योंकि इसका जो रीजन होता है कि वस्तु द्वारा, किसी भी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होता है। ये क्या होता है, वस्तु का भार जो होता है, क्यों कारण होता है, कि पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होता है, तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। पानी के अंदर जब होता है तो ये जो होता है ऊपर की ओर दम लगाता है, यानी कि नीचे से पानी ऊपर की ओर भागने की कोशिश करता है, ऊपर खाली एरिया है, तो जब ये खाली को ऊपर खींचा जाता है, इधर से पावर जब लगता है तो ये हमें हल्का महसूस होता है, और जब जैसे ये बाहर आ जाता है तब ये नीचे की ओर जाने की सोचता है, तो इसलिए ये हमें क्या लगता है, भारी महसूस होने लगता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। मथने के पश्चात कृमि का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। कोई भी क्रीम जो निकाला जाता है, दूध को मथ के जो घी निकाला जाता है या क्रीम निकाला जाता है, इसका क्या, कौन सा रीजन होता है, गुरुत्वाकर्षण, संसंजक बल, अपकेंद्रीय बल। ये जो होता है अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। सीधा आंसर इसका क्या रखिए, अपकेंद्रीय बल के कारण। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम, बादल जो वायुमंडल में तैरता है इसके क्या कारण है, कम ताप है, कम वेग है, दाब है, घनत्व। इसका कम घनत्व के कारण ये ऊपर में तैर सकता है आराम से। अगर घनत्व ज़्यादा रहता तो ये नहीं तैरता। वही देखते हैं जैसे ही इसमें अलग अलग पानी की बूंदें और जमा होती है, घनत्व बढ़ जाता है, और धीरे धीरे बारिश की बूंद में वो नीचे आकर के गिर जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। इनमें से सबसे पहले कौन सा तत्व कृत्रिम रूप से यानी कि बनाया गया था मानव द्वारा। नेप्टयूनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम, टेक्नीशियम। इसमें जो आंसर होगा टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व होता है। इसको परमाणु क्रमांक, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 43 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। ये जो होता है इस क्रम में अगर इसको देखा जाए तो 43 नंबर पे आता है। ये एक प्रकार का कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व, यानी कि 1937 के आसपास इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था, 1937। क्या नाम था,
टेक्नीशियन। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। वही 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कलावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर होता है? यानी कि कोई भी आइस है, ये समुद्र के अंदर तर रहा है, क्या बोलते हैं, हिल रहा है, सीधा समझिए, हेलो नहीं बोलते हैं गौसम में, हिलने आता है, हाँ हमको हिलने आता है। तो कोई भी समुद्र का जो बर्फ का आइसबर्ग है, बर्फ का गोला जो होता है, पानी के अंदर तैरता है, हिलता है, काहे तो हिलता है, कितना भाग उसका ऊपर दिखाई देता है? 1/9, 1/6, 1/10, 1/4। इसका जो 1/9 भाग यानी कि 1/9 भाग ऊपर की ओर हमें नजर आता है, क्योंकि पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। बर्फ का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे 1/9 भाग होता है। और इसी कारण है जो शुद्ध जल में बर्फ का 90% हिस्सा पानी के अंदर रहेगा और 10% हिस्सा पानी के बाहर रहेगा। यही रीजन है, इसका आंसर 1/9 होगा। वहीं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। कोई भी समुद्र होता है उसका नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों, क्या रीजन होता है? समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्र जल चारा होता है, समुद्र जल भारी होता है, समुद्र जल हल्का होता है। इसका जो आंसर होगा, समुद्र का जल जो होता है क्या होता है? समुद्र का जल नमकीन होता है और नमकीन रहने के कारण घनत्व ज़्यादा होगा, और जैसे ही घनत्व होगा उसमें तैरना आसान हो जाएगा। इसलिए ए नंबर आंसर। आप कमेंट में बताइए कि कौन सा ऐसा देश में एक मृत सागर किस देश में है? मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है जिसमें कि हम लोग जाते हैं? पानी का घनत्व लगभग 300 से ऊपर डिग्री, 300 से ऊपर, सॉरी खारा, 300 से ज़्यादा खारा है वो, 300% से ज़्यादा। इसके कारण से इसमें कोई भी जाके घुसता है तो डूबता नहीं है, ऊपर तैरने लगता है। 31 नंबर क्वेश्चन बताइए। यही आज आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट होने से पहले आपको लोग को अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सके। आपको पहले ही बता दें, बिहार में भी एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार SSC, सीटेट, दरोगा, DLED, बिहार SSC GD, इन सभी एग्जाम में आपको ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए 31 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख कर लेते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई भी जहाज है, कोई जहाज है, छोटा मोटा जहाज हम भी बना लेते हैं पेंटिंग। कोई जहाज है, ये छोटका नदी से इधर कोसी नदी से इधर बंगाल की खाड़ी में घुसेगा तो क्या होगा? इसका कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा, बी नंबर कुछ नीचे चल जाएगा। अगर ये क्या कहता है, ऊपर चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, वह उसी पर रहेगा, या फिर समुद्र तल में डूब जाएगा। क्या होगा? देखिए, नदी का जो जल होता है वो कम खारा होता है, तो इससे कम घनत्व होगा। कम घनत्व के कारण जहाज का ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है? डूबा हुआ होता है। जैसे ये समुद्र में जाएगा तो इसका जो कुछ हिस्सा होगा, उस समुद्र का जल का क्या होता है? घनत्व ज़्यादा होता है, और घनत्व ज़्यादा होने के कारण ये क्या होगा? थोड़ा सा, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा इसके ऊपर ज़्यादा बल्ब लगाया जाएगा। पानी में भी लगाया जाता है, नदी में भी लगाया जाएगा, नदी में कम लगाया जाएगा, वहीं समुद्र में ज़्यादा लगाया जाएगा, ज़्यादा मात्रा में। तो ये क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ये नंबर आंसर बिल्कुल सही है। इसका कुछ भाग क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग को उम्मीद है कि ये क्लास करने से काफ़ी ज़्यादा मदद सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा।